तो आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देखेंगे, जिसमें कि बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए बहुत ही जरूरी है। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री, खास करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कि 1885 से लेकर चला था, और 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। इसको हम लोग देखेंगे, और इसमें बहुत सारा ऐसा चीज आपको देखने के लिए मिलेगा जो आप शायद पढ़े होंगे पर याद नहीं होगा। आप मेरे साथ साथ इसको याद कर सकते हैं। एक रिवीजन के लिए हम लोग ऐसा सोर्स बनाते हैं, ताकि कम से कम अपने से रिवीजन, क्योंकि हम लोग एक बंद कमरा में होते हैं, रूम में होते हैं, अकेले होते हैं। पर तो इसीलिए मतलब कोई रिवीजन का कोई साधन नहीं दिखता है, तो अपने से खुद के रिवीजन के लिए ऐसा करते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो इससे आपको भी अगर कुछ फायदा मिल जाता है तो ये तो बहुत सौभाग्य की बात होगी। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चैप्टर में। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखने का अगर प्रयास करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग देखने के प्रयास करते हैं, क्या लिखा हुआ है? एलन एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय सिविल सेवा के कौन थे? अरे ये क्या हो गया? सॉरी, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। ये ठीक हो जाएगा बस कुछ ही सेकेंडों में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आइए, और यहाँ पर सॉरी, एक सेकेंड। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। एलन, क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करें कि एलन ऑक्टेवियम ऑक्टेवियन ह्यूम, ए ओ ह्यूम, और भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। फिर क्या लिखा हुआ है? 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। यहीं तक हम लोग देख लेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में सबसे पहले देखिए, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम कौन थे? तो भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्यों एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के बारे में हम लोग इतना क्यों जानते हैं? क्योंकि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था, तो इसके बारे में जानना हमें जरूरी है। इसको शिमला का संत भी कहा जाता है, यानी हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। ये शिमला में बस गए थे, और इन्होंने क्या किया था? तो 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। फिर अगले हम लोग देखेंगे भारतीय, तो क्या लिखा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। क्या लिखा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में किया गया था। इसका पहला अधिवेशन की बात करें हम लोग, तो इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित हुआ था। इसी सम्मेलन में क्या क्या था? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। यानी इसी सम्मेलन में क्या क्या था? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस सम्मेलन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और अगर सबसे पहले हम लोग इसमें अगर देखें तो क्या लिखा हुआ कि हम लोगों से पूछ देता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो हम लोगों से तो सबसे पहले हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। अगर डेट सहित पूछे तो 28 दिसंबर 1885 को बताएंगे। और फिर पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुआ था, तो ये हम लोग मुंबई बताएंगे। जो कि अगर फिर हम लोगों से अगर कभी कभी पूछ लेता है कि इसका प्रस्तावित स्थान कहाँ था, तो प्रस्तावित स्थान इसका प्रस्तावित स्थान पूना था। लेकिन पूना में प्लेग फैल जाने के कारण इसका प्रथम अधिवेशन की अगर बात करें तो ये मुंबई में हुआ था।
और इसी अधिवेशन में जो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को अधिवेशन हुआ था, इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। कहने का मतलब ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। कभी कभी हम लोगों से ये भी पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्राचीन यानी पुराना नाम क्या था, तो हम लोगों को आंसर देना होता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ। फिर पूछ लेता है कि इसमें कितना प्रतिनिधि ने भाग लिया था, तो हम लोगों को ये याद रखना होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जो कि एमसीक्यू के रूप में हम लोग आगे करेंगे। फिर हम लोगों को है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो वेमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी इसे शॉर्ट में कहते हैं। तथा इसके प्रथम महासचिव, अगर हम शुरू में ही बताए थे, इसके प्रथम महासचिव कौन थे? एओ हयूम थे। और फिर हम लोग बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, स्थापना यानी 1885 ईस्वी में हुआ था। कि इस समय भारत का वायसराय कौन था? इसका वायसराय कौन था उस समय? लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल की बात करें हम लोग तो 1884 से लेकर 1888 ईस्वी था। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या संस्था है। कहने का मतलब लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस जो है ना सूक्ष्म यानी कम ही लोगों की अल्पसंख्यकों की संस्था है। कहने का मतलब यह हुआ। लेकिन हम लोगों से अक्सर यह पूछ लेता है कि इस मतलब उस समय कौन मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हो रहा था, तो उस समय वायसराय कौन था? तो हम लोगों को आंसर देना है लॉर्ड डफरिन। फिर हम लोगों से क्या पूछ लेता है कि किसने कहा था कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है? तो ये हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। फिर हम लोगों को अगर अगला नेक्स्ट अगर की बात करें तो हम लोगों से फिर पूछ लेता है कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था और कब हुआ था? दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। दोस्त, यहाँ पर हम लोगों को ये बहुत ही जरूरी बात को याद रखना होता है कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। लेकिन ये 1893 ईस्वी और 1906 ईस्वी, हाँ, 1886 और 1893 ईस्वी और 1906 ईस्वी, ये जो अधिवेशन होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसको हम लोगों को याद रखना होता है, क्योंकि इसी से हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दूसरा अधिवेशन की बात करें तो कलकत्ता में हुआ था, जिसका अध्यक्षता 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि दादा भाई नौरोजी ने 3 बार अध्यक्षता की। एक बार 1886 ईस्वी में, एक बार 1893 ईस्वी में और एक बार 1906 ईस्वी में। कहने का मतलब कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता। तो इसको हम लोग क्या याद रखते हैं? CLC। कल सी से कलकत्ता, कोलकाता, एल से लाहौर, सी से फिर कोलकाता। तो इसी प्रकार हम लोगों को यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जितना हमने बताया कि लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। फिर अगर नेक्स्ट बात करें तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कितना ईस्वी में हुआ था? तो 1886 ईस्वी में हुआ था। फिर कहा था कि 1886 ईस्वी में जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। फिर हम लोगों से पूछ लेता है कि इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन तथा 1906 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फिर हम लोगों से क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हम लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट कभी कभी पूछ ले जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसको भी हम लोगों को देख लेना होता है कि मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। दोस्त बदरुद्दीन तैयब को है। फिर दोस्त हम लोगों से ये भी पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1810 के मद्रास में संपन्न हुआ। फिर हम लोगों से कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये मद्रास में हुआ था।
कितना ईस्वी में हुआ था? तो 1887 ईस्वी में। डेट सहित अगर पूछे तो 2730 दिसंबर बताना है। फिर हम लोगों को अगर तीसरे अधिवेशन के पद के लिए चुने गए, बदरुद्दीन तैयब जी को, सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थी जो कि बदरुद्दीन तैयब जी को, तीसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये हम लोगों को बदरुद्दीन तैयब जी, ये हम लोगों को याद रख लेना है। फिर हम लोगों से अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, अगर 27 से 1887 को मद्रास में संपन्न हुआ। ठीक है। अब हम लोगों को तीसरा अधिवेशन की बात याद हो गया। फिर हम लोगों को क्या करना, इस अधिवेशन में कितना प्रतिनिधि ने भाग लिया, ये हम लोगों को याद रखना है। कितना प्रतिनिधि ने भाग लिया था इसी सम्मेलन में? तो कांग्रेस में पहली बार कांग्रेस में पहली बार कार्य संचालन का भार प्रतिनिधियों की एक कमेटियों के हाथों सौंपा गया। यह कमेटी आगे चलकर विश्व निर्धारणी समिति कहलाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो ये जॉर्ज यूले हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जॉर्ज यूले हो जाएगा। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद में चतुर्थ संपर्क, जॉर्ज यूले जो कि प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। तो फिर इन्होंने क्या किया, चतुर्थ यानी चौथा अधिवेशन जो हुआ था, तो वो कितना ईस्वी में हुआ था? तो वो 1888 ईस्वी में हुआ था। ये भी हम लोगों को याद रख लेना है। 1888 में इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो जॉर्ज यूले ने किया था। फिर हम लोगों को पूछता है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कम्युनिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। फिर हम लोग कभी कभी पूछ लेता है कि अध्यक्ष मतलब, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1879 ईस्वी में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। ठीक है, ये हम लोग को याद रख लेना है। फिर क्या लिखा हुआ है, यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। ये जो था कि लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया का स्थापना किया, यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। ये हम लोगों को याद रख लेना है। फिर हम लोगों को है कि इस समिति ने भारतीय मामलों में अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। ये भी हम लोगों को याद है। फिर है कि लाला लाजपत राय जिन्हें लोग प्रायः शेरे पंजाब यानी पंजाब का सिंह कहते थे, ये भी हम लोगों को याद रख लेना है। लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता, जिन्हें लोग प्रायः क्या कहता था? शेरे पंजाब यानी पंजाब का सिंह कहते थे। फिर हम लोग को क्या याद रखना है, वर्ष 1920 ईस्वी में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। फिर हम लोगों से अगर कभी कभी पूछ लेता है कि लाला लाजपत राय कब अध्यक्षता बनी, तो 1920 ईस्वी में बनी थी। तो ये हम लोगों को याद रख लेना है। 1920 ईस्वी में कहाँ हुआ था अधिवेशन? तो कलकत्ता में हुआ था। ये हम लोग को याद रख लेना है। फिर हम लोगों को ये याद रख लेना है। फिर इसी अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। अब हम लोगों से कभी कभी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रीमती एनी बेसेंट आयरलैंड कुल से थी, आंग्ल आयरलैंड कुल से थी। कहने का मतलब यह हुआ कि एनी बेसेंट से हम लोगों को कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। एनी बेसेंट क्या की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था। तो वह वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। फिर हम लोगों को क्या पूछ लेता है, वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन, यानी कहने का मतलब, अगर हम सबसे पहले तो हम इसको लाइन बाय लाइन कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। 1916 में होम रूल लीग का गठन किया। कहने का मतलब यह हुआ कि दोस्त, इतना जो हम लोगों को यहाँ से पढ़े कि लाला लाजपत राय के बारे में पढ़े, इन्हीं बेसेंट के बारे में पढ़े, तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि लाला लाजपत राय
1920 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता किया था कलकत्ता में। फिर हम लोगों को बात करें श्रीमती एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट ने 1907 से 1933 तक थियोसोफिकल थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया। 1916 ईस्वी में किसने? एनी बेसेंट ने किया। फिर वर्ष 1917 में उन्होंने क्या किया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कहने का मतलब कभी कभी हम लोगों से ये पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट हो जाएगा। फिर यही हम लोगों से ये भी पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये सरोजिनी नायडू हो जाएगा, जो कि वर्ष 1925 ईस्वी में बनी थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो वर्ष 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट बनी थी। तो ये हम लोगों को याद रख लेना है। फिर हम लोगों को ये भी याद रख लेना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ। ये भी हम लोगों को याद रख लेना है। फिर इस अधिवेशन की अध्यक्षता, ये जो 1912 ईस्वी का अधिवेशन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हम लोगों से कभी कभी ये पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ था। कितना ईस्वी में हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की? था आर एन मालवडकर ने किया था। आर एन मुधोलकर ने किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दोस्त, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो आर एन मुधोलकर ने किया था। ये हम लोगों को याद रख लेना। फिर अगर हम लोगों को पूछ देता है कि एओ हयूम को कांग्रेस का पिता कहा गया है, यानी कभी कभी हम लोग उससे ये भी पूछ लेता है कि कांग्रेस का पिता किसे कहा जाता है, तो एओ हयूम को कहा जाता है। ये भी हम लोगों को याद रख लेना है, टू द पॉइंट। फिर हम लोगों को याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया। यानी कहने का मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया। तदनुसार कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच कौन सा समझौता हुआ? तो लखनऊ समझौता हुआ, जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ये भी हम लोगों को याद रख लेना है। ज- तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। फिर अगर नेक्स्ट हम लोगों को बात करें, फिर अगर हम लोग आगे बात करें तो इसी अधिवेशन में उग्रपंथियों को, जिन्हें पिछले 9 वर्षों से कांग्रेस को निष्कासित कर दिया था, उग्रपंथियों को जिन्हें पिछले 9 वर्षों से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था, उग्रपंथी यानी उग्रवादी जो भी था उसको निष्कासित जो कर दिया था, पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। फिर फिर कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता जो हुआ था, 1916 ईस्वी में, इसका अध्यक्षता कौन किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार किया था। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था कि इसी अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में ही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ था, इसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे लेकर रहूंगा। तो दोस्त, इसको भी हम लोगों को याद रखना होगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा। ये कब कहा गया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कहा गया था। किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। फिर अगर हम लोगों को लेकर रहूंगा ये कहा था। फिर 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई। 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई। ठीक है, बनाई, जिसका उद्देश्य था कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना। यानी कहने का मतलब सर सैयद अहमद खां जो था,
उन्होंने क्या किया था, संयुक्त भारतीय राजभक्त बैन यूनाइटेड इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन की स्थापना किया था सर सैयद अहमद खान ने। कितना ईस्वी में किया था, 1888 में। इसका कहने का मतलब यह था कि कांग्रेस के विचारधारा को निष्फल करना है और लोगों को कांग्रेस से दूर करना है। फिर कह रहा है, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है। वर्ष 1900 में करजन ने लॉर्ड करजन ने कहा कि अब कांग्रेस लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद यही है मेरा सबसे बड़ा मकसद यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। फिर है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था सुझाव दिया था लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में, यानी भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 30वें अधिवेशन में भाग लिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक 30वें अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह बंबई का गवर्नर था। जब 30वें अधिवेशन में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भाग लिया था, जबकि वह बंबई का गवर्नर था। यह अधिवेशन कब हुआ था? तो यह अधिवेशन बंबई में वर्ष 1915 में आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी ने केवल 1900 महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दोस्त, ये भी हम लोगों को याद रखना है कि महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फिर हम लोगों को ये भी याद रख लेना है कि सरोजिनी नायडू 1889 से 1940 प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। फिर वर्ष 1925 में कानपुर में हुए फिर हम लोग को ये भी याद रखना है कि वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। 1925 ईस्वी में, दोस्त, हम पहले भी बताए थे, जो कि कानपुर में हुआ था। कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। कहने का मतलब कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। दोस्त, हम आपको बताए थे कि 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो वर्ष 1925 ईस्वी में कानपुर में बनी थी। कौन बनी थी? तो ये सरोजिनी नायडू बनी थी। फिर हम लोगों को बात करना है कि वर्ष 1947 से 1949 में यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही। सरोजिनी नायडू राज्यपाल भी रही। फिर अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1929 में लाहौर, अप्रैल 1936 में, देखिए, कहने का मतलब यह हुआ कि जवाहरलाल नेहरू 1929 में भी लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता किया। फिर तथा 1936 ईस्वी में तथा दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। फिर अगर बात करें हम तो कांग्रेस का 91वां अधिवेशन 1921, नहीं नहीं सॉरी, फिर अगर 91वां अधिवेशन 19 से 21 फरवरी 1948 के दौरान गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। हरिपुरा का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था? तो 21 फरवरी या 19 फरवरी 1938 के दौरान किया था। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। फिर हम लोग बात करें, सॉरी एक सेकेंड, फिर हम लोग बात करें तो जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। फिर हम लोग बात करें तो वर्ष 1940 तक, फिर यानी कि हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, राष्ट्रीय नियोजन समिति का। ठीक, वर्ष 1940 से 1946 तक अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ठीक है, ये भी हम लोगों को याद रख लेना है। फिर है जेबी कृपलानी। कृपलानी को कांग्रेस के 54वें अधिवेशन 1946 मेरठ का अध्यक्ष चुना गया है। इतना ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। तथा वे आजादी
के समय भी अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के 55वें अधिवेशन 1948 में हुआ था जयपुर में, की अध्यक्षता डॉक्टर पटाभी सीतारमैया ने किया था। फिर जो है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित और जनगण मन अधिनायक जनगण मन की रचना कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। ये हम लोग को याद रखना, उतना गीता, उतना जो पुराण पोथी लिखा हुआ उतना हम लोग को याद नहीं रखना है। ठीक है। हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950, ये हम लोग को याद रख लेना है। राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया था, तो ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, ये हम लोग को याद रख लेना है। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। ये भी हम लोगों को याद रख लेना है। दोस्त, इसी प्रकार हम लोगों का जो क्वेश्चन बनता है, आपको पहले ही बताए थे कि क्वेश्चन भी हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे, तो बहुत ही वीडियो लंबा हो जाएगा। इसी लिए इस वीडियो में केवल थ्योरी ही सही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एमसीक्यू करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे एमसीक्यू, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। आप अगर इस तरह से वीडियो लेक्चर अगर कभी सोते समय, खाते समय अगर देखते हैं, तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि टीचर तो बेस्ट है, एक पे एक पढ़ाने वाला है, लेकिन रिवीजन की बात आती है ना, तो बड़ी दिक्कत हो जाता है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। थैंक यू दोस्त। इसी तरह वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।